हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर्स, मतलब 1000 ईयर्स के बीच में क्या क्या हिस्ट्री में चेंजेस हुआ था, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुआ था, इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 7 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हिस्ट्री का इस चैप्टर को मैं हर चीज़ को डायग्राम और एनिमेशन के साथ समझाने के लिए कोशिश करूँगा और आपको हर चीज़ बहुत आसान, बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग कार्टोग्राफी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप इंडिया का मैप देखे हो, इंडिया का मैप बनाने में, किसी भी टाइप का मैप बनाने में एक प्रोसीड्यूर होता है, एक सिस्टम होता है। तो जिस सिस्टम में मैप बनाया जाता है उसी को कार्टोग्राफी सिस्टम के नाम पर जाना जाता है। मतलब कार्टोग्राफी सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्स द मैप मेकिंग प्रोसेस। और जो लोग ये मैप को बनाते हैं, मतलब जिन लोगों को कार्टोग्राफी के बारे में नॉलेज रहता है, उन लोगों को कार्टोग्राफर के नाम पर जाना जाता है। अब ये 3 इमेज को अच्छे से देखिए। 3 इमेज जो है इंडिया का ही मैप है, लेकिन ये डिफरेंट पीरियड में बनाया गया था डिफरेंट कार्टोग्राफर के थ्रू। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं 3 मैप में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैप नंबर 1 को। मैप नंबर 1 1154 में बनाया गया था। मैप नंबर 1 को जो बनाया था वो था जियोग्राफर अल इदरीसी। मैप नंबर 1 में जहाँ पर दक्षिण भारत को शो किया गया है वो एक्चुअली आज उत्तर भारत है। इस मैप में टॉप में जो सर्कुलर शेप का प्लेस दिखाया गया है वो एक्चुअली श्रीलंका है। मैप नंबर 1 में डिफरेंट प्लेसेस को अरबी लेटर में लिखा गया था। अब अगर थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो मैप नंबर 2 और मॉडर्न मैप में डिफरेंसेस बहुत कम है। इस मैप में जो कोस्टल रीजन है वो कोस्टल रीजन काफ़ी क्लियर है। कोस्टल रीजन या तटीय इलाका वो इलाका होते हैं जिस इलाका को एक ट्रांजिशन जोन के नाम पर जाना जाता है। मतलब वाटर एंड लैंड बॉडी का जो ट्रांजिशन जोन है उसी को हम लोग कोस्टल रीजन बोलते हैं। और मैप नंबर 2 में ये काफ़ी क्लियर था। मतलब हम लोगों को एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल रहा है। टाइम के साथ साथ कार्टोग्राफी सिस्टम का जो नॉलेज था वो भी काफ़ी चेंजेस हो गया था। मतलब मैप मेकिंग प्रोसेस का चेंजेस आया था। तो हिस्टोरियन ऐसे ही डिफरेंट मैप से या टेक्स्ट से या अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट से डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं। मतलब पास्ट के बारे में जानकारी लेते हैं या इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो पास्ट के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेने के लिए उन लोगों को हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता था। मतलब हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट वो होता है उस टाइम का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में नॉलेज भी रहना चाहिए। तब जाके किसी मैप, किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी अदर काइंड्स ऑफ टेक्स्ट से उन लोगों को पास्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब हम लोग न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टाइम से टाइम पर कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट जो था वो जैसे चेंज होते गया था, ऐसे ही सेम टाइप्स का डिफरेंट वर्ड का मीनिंग भी चेंज होते गया था। ये वर्ड मीनिंग सिर्फ व्याकरण या ग्रामर या वोकैबुलरी के ऊपर चेंज नहीं हुआ था, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया था। चलिए देखते हैं किस टाइप का वर्ड मीनिंग चेंज हुआ था। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर और भी ईजी और आसान तरीके से हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। एक टर्म है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो टर्म है उसको मॉडर्न इंडिया के नाम पर हम लोग जानते हैं। मतलब होल इंडिया के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। लेकिन 13वीं सेंचुरी में मिन्हाज ए सिराज हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था और ये टर्म सिर्फ नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया था, जिसमें पंजाब था, हरियाणा था और गंगा एंड जमुना का जो बीच का प्लेस है, जो मैप में देखिए, इसी प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदुस्तान टर्म को यूज किया गया था। ये रीजन जनरली दिल्ली सुल्तान के अंडर में था, लेकिन सुल्तानत तो बढ़ते गया, एक्सटेंशन होते गया, लेकिन वर्ड का मीनिंग जो था वो मीनिंग सिर्फ उसी रीजन में, मतलब नॉर्थ इंडियन में रह गया था और उसको साउथ इंडिया में रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। ये था 13वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग। लेकिन 16वीं सेंचुरी में बाबर ने फिर हिंदुस्तान टर्म को यूज किए थे होल इंडिया का जियोग्राफिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब उस रीजन का भूगोल, उस रीजन का एनिमल, उस रीजन का बर्ड्स और उस रीजन का कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म को यूज किए थे। तो यहाँ से हम लोग को इतना क्लियर हो रहा है 13वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान का जो मीनिंग था वो अलग था और 16वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान का जो मीनिंग था वो अलग था। मतलब टाइम के साथ वर्ड का मीनिंग भी चेंज होते गया था। जैसे और एक इम्पोर्टेंट टर्म था फॉरेनर। फॉरेनर हम लोग उसी को बोलेंगे हु इज नॉट एन इंडियन। मतलब जो इंडियन नहीं है, जो इंडिया कंट्री से बाहर में रहता है, उसी को हम लोग फॉरेनर के नाम पर जानते हैं। लेकिन मीडियावल पीरियड में इसका मीनिंग अलग था। मीडियावल पीरियड में फॉरेनर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था, एक कंट्री के अंदर कोई अगर एक विलेज से दूसरे विलेज में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको फॉरेनर के नाम पर जानते हैं। चलिए इसको इजी तरीके से समझा देता हूँ। मीडियावल पीरियड का बात है, ये विलेज में रहता हूँ और इस विलेज से दूसरे विलेज में जाऊँगा तो मीडियावल पीरियड में मैं फॉरेनर हूँ। अब हम लोग देखेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में। मतलब एंशिएंट पीरियड एंड मीडियावल पीरियड के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है।
जनरली इसके लिए कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है। ये सब सोर्सेज से हम लोगों को किसी धर्मग्रंथ के बारे में या किसी किंग का जो रूलिंग स्टाइल था उस चीज़ के बारे में, या जो जुडिशरी सिस्टम था उस टाइम का इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। जिस प्लेस में ये मनुस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट्स को, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा जाता था, उसी प्लेस को क्या बोला जाता है? आर्कीव्स के नाम पर जाना जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अभिलेखागार बोलते हैं। लेकिन ये सब मनुस्क्रिप्ट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ओरिजिन हुआ था। ये सब डिफ़िकल्टीज क्यों होता है, चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट रीज़न है ड्यू टू लैक ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स, मतलब उस टाइम किसी भी टाइप का प्रिंटेड मटेरियल्स नहीं था। जो भी मनुस्क्रिप्ट लिखा जाता था वो हाथ से ही लिखा जाता था, तो हैंड राइटिंग को जो रीडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट और अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होता था। सेकंड है चेंजेस ऑफ मीनिंग। जो मैन मनुस्क्रिप्ट से कॉपी किया जाता था या मैन इन्फॉर्मेशन को जब कॉपी किया जाता था, उसको अगर किसी भी टाइप का वर्ड या किसी भी टाइप का सेंटेंस अगर समझ में नहीं आता है तो वो आइडिया के ऊपर बेस करके कॉपी किया जाता था, जिसके लिए मैन वर्ड का जो सेंटेंस था या मैन वर्ड का जो मीनिंग था या सेंटेंस था उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता था। थर्ड कॉजेस था डाइवर्सिटी ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स, मतलब उस पीरियड में बहुत ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट ओरिजिन हुआ था, जिस मनुस्क्रिप्ट से ओरिजिनल मीनिंग को या ओरिजिनल सिचुएशन को या ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को निकालने के लिए हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट एक साथ में रीडिंग करना पड़ता था। तो इसीलिए मनुस्क्रिप्ट को रीडिंग करना या मनुस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है। उस पीरियड में मनुस्क्रिप्ट का डिफरेंट वर्जन क्रिएट हुआ था, जिसलिए हिस्टोरियंस को आज भी बहुत ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट एक साथ पढ़ना पड़ता है उस टाइम का ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को निकालने के लिए, मतलब ओरिजिनल सिचुएशन के बारे में जानने के लिए हिस्टोरियंस को एक साथ में बहुत ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट करना पड़ता है और उसको रीडिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए आज भी मनुस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्टीज है। इस इवेंट के साथ और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करूंगा। 13वीं सेंचुरी में एक विद्वान को एक बुक लिखने का ज़रूरत पड़ी, लेकिन उस टाइम उसके पास इतना कागज़ नहीं था, तो उसके पास वो कागज़ को वो यूज किया था जो पहले से किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन था, और वो इन्फॉर्मेशन को वो धो डाला था और धोने के बाद फिर न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा। मतलब 13वीं सेंचुरी में कागज़ का जो डिमांड था, कागज़ का जो वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कागज़ का जो सप्लाई था, पेपर का जो सप्लाई था वो बहुत कम था। 13वीं सेंचुरी के बाद पेपर का सप्लाई इतना हो गया है, आप अगर आज किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए दुकान में जाते हो तो आप दुकानदार आपको वो वस्तु को कागज़ में लपेट करके प्रोवाइड करता है। आज हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं 700 to 715 बीच के इवेंट में, मतलब हम लोग लगभग 1000 ईयर्स का इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। किस टाइप का चेंजेस हुआ था इस टाइम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल बहुत सारे चेंजेस हुआ था। देखिए क्यों हम लोग बोल रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ था, क्योंकि इस टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एग्रीकल्चर, फूड क्रॉप प्रोडक्शन या इरिगेशन सिस्टम फैसिलिटी एंड अदर काइंड्स ऑफ कल्चरल इनोवेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी सिस्टम सब कुछ चेंजेस हो गया था, जिसके लिए सोशल लाइफ भी चेंजेस हुआ था। इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स सच एज पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेवरेज क्रॉप्स सच एज टी एंड कॉफी का भी डेवलप्ड हुआ था। मिडिवल पीरियड में पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते थे। पीपल न्यू काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी को सर्चिंग करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करते थे। मिडिवल पीरियड में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था। इसमें से एक इम्पोर्टेंट ग्रुप था राजपूत। राजपूत का एक्चुअल मीनिंग था सन ऑफ किंग। 8 से 14 सेंचुरी के बीच में राजपूत जो टर्म ये जनरली योद्धाओं के लिए यूज किया जाता था। ये टर्म सिर्फ किंग के लिए नहीं, बाद में कमांडर एंड सोल्जर के लिए भी यूज किया गया था। हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको हम लोग हैबिटेट के नाम पर जानते हैं। हैबिटेट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ द रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स, मतलब जिस रेसिडेंट में जिस पर्टिकुलर प्लेस में कोई पीपल रहता है उस पर्टिकुलर प्लेस का नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन, उसके साथ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को हम लोग हैबिटेट के नाम पर जानते हैं। अब हम लोग और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे सोसाइटी कैसे डिफरेंट पार्ट में डिवीज़न हो गया था, मतलब सोसाइटी में हाई ग्रुप क्लास ऑफ पीपल एंड लोअर क्लास ग्रुप ऑफ पीपल कैसे ओरिजिन हो। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते गया, जैसे ही टेक्नोलॉजी का डेवलप्ड होते गया, ऐसे ही एग्रीकल्चर फील्ड का भी ज़रूरत बहुत बढ़ गया था। मतलब फॉरेस्ट रीजन को साफ करके डिफोरेस्टेशन करके एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया था, और एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए जो लोग जंगल में रहते थे वो लोग भी मजबूर होकर कोई
कृषक बन गए थे, नहीं तो कोई एक प्लेस वो प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में मजबूर होकर स्थान को छोड़ना पड़ता था। और उस रीजन में जो लोग कृषक बन गए थे वो लोग जनरली टेम्पल या लैंड लॉट के पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता था। मतलब उस टाइम कुल मिला के एक क्रिटिकल सोसाइटी ओरिजिन हुआ था। जो क्रिटिकल सोसाइटी का वो लोग मेंबर बन गए थे, तो उसके लिए उन लोगों को जो लोकल लैंड लॉट थे उन लोगों का काम भी करना पड़ता था, उसके साथ उन लोगों को टैक्स भी चुकाना पड़ता था। इस कंडीशन में सोसाइटी में सामाजिक एंड आर्थिक मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन का एक डिफरेंस क्रिएशन हुआ था। जिसके पास ज़मीन ज़्यादा था या एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता था वो सोसाइटी में हायर क्लास में, और जिसके पास ज़मीन कम था जो दूसरे के वहाँ पर काम करता था, ज़मीन पर काम करता था, उसके पास इनकम भी कम होता था। ऐसे ही उस टाइम का सोसाइटी संसाधन एंड अदर काइंड्स ऑफ रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट कास्ट एंड सब कास्ट में डिवाइड हो गया था। एंड डिफरेंट क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ओरिजिन हुआ था, कोई अपर क्लास ग्रुप ऑफ पीपल, कोई लोअर क्लास ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल एक परमानेंट बॉडी नहीं था, ये ऑन द बेसिस ऑफ संसाधन या ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट पीरियड में ये चेंजेस होते गया। तो सिर्फ इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन का चेंजेस नहीं हुआ था, पॉलिटिकल कंडीशन का भी चेंजेस हुआ था। पॉलिटिकल कंडीशन में हम लोग बात करेंगे जाति पंचायत के बारे में। मतलब किसी भी रीजन में जो रूल रेगुलेशन सिलेक्ट किया जाता था उस रूल रेगुलेशन को उन लोगों को फॉलो भी करना पड़ता था। तो इसी रूल रेगुलेशन को लेकर या वहाँ का एल्डर्स जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स को लेकर जाति पंचायत बनाया गया था। कुछ गांव ऐसा होता था जो गांव का मुखिया होता था, उसका शासन चलता था। नेक्स्ट हम लोग रीजन एंड एम्पायर के बारे में बात करेंगे, मतलब क्षेत्र एंड साम्राज्य के बारे में। उस टाइम कुछ साम्राज्य का डेवलप्ड हुआ था जैसा चोल, तुगलक, मुगल। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन उस टाइम का जो साम्राज्य बनाए थे उस टाइम वो साम्राज्य बहुत बड़ा था। जैसा ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान का गजनी तक और साउथ इंडिया पूरा इसके अंडर में था। इस इमेज को देख के आप समझ सकते हो उस टाइम का एम्पायर या साम्राज्य कितना बड़ा था। रीजनल कुछ लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया था, जैसे बंगाल में गौड़, दिल्ली के आसपास रीजन में हिंदी, तमिलनाडु में मारवाड़ी, ETC। इमेज में देख सकते हो कितने टाइप का रीजनल लैंग्वेज था। लेकिन संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज था जो किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज नहीं था। मतलब कश्मीरी, लाहौरी, सिंधी इस टाइप का लैंग्वेज नहीं था। संस्कृत लैंग्वेज एक ऐसा ओल्ड लैंग्वेज था, एक प्राचीन भाषा था जो केवल ब्राह्मण लोगों को यूज करना आता था। अब हम लोग बात करेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में। मीडियावल पीरियड में आस्था नाम पर जो चीज़ था या बिलीव जो चीज़ था वो जनरली पर्सनल एंड यूजुअली वो कलेक्टिव बिलीव ही था, और जो कलेक्टिव बिलीव था वो जनरली रिलीजन के नाम पर जाना जाता था। उस टाइम रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल था किसी भी टाइप का सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब एक न्यू टाइप्स ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलीजियस का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। मीडियावल पीरियड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था ब्राह्मण लोगों को, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण्स को संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। सोसाइटी में उन लोगों को कंडीशन को और भी कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब और भी स्ट्रांग करने के लिए पैट्रन्स का सपोर्ट मिलता था। पैट्रन्स वो होता है कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई धनी व्यक्ति या कोई कलाकार किसी अन्य व्यक्ति को जो मदद या सहारा देता है, वही होता है संरक्षक या पैट्रन। उस टाइम भक्ति का डेवलप सबसे ज़्यादा हुआ था। भक्ति सिस्टम में ट्रू लव के बारे में बात किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था, आप जिस देवी देवता को सबसे ज़्यादा मानते हो, आप दिल से मानते हो, आप उसको दिल से पूजा भी कर सकते हो। इसके लिए किसी भी टाइप का ब्राह्मण या मीडिएटर का ज़रूरत नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे मीडिएवल पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर किस टाइप का न्यू रिलीजियन ग्रुप का डेवलप्ड हुआ था। जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम जो माइग्रेंट आते थे या जो मर्चेंट आते थे उन लोगों के थ्रू इंडिया में कुरान शरीफ पहुँचा था। मुस्लिम रिलीजियन ग्रुप ऑफ पीपल कुरान शरीफ को अपना होली बुक के नाम पर मानते हैं। वो लोग ये बिलीव करते हैं ईश्वर एक ही है, इसीलिए किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना करके वो लोग एक दूसरे के गले लगाते हैं। जैसे हिंदू रिलीजन ग्रुप ऑफ पीपल का भी डिफरेंट पार्ट होता है, ऐसा मुस्लिम रिलीजन ग्रुप को भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, शिया एंड सुन्नी। चलिए शिया एंड सुन्नी के बीच में क्या डिफरेंस देख लेते हैं। जो सुन्नी मुसलमान थे वो जनरली सुन्नत पर ज़्यादा भरोसा करते थे, पैगंबर मोहम्मद का टीचिंग स्टाइल को वो लोग फॉलो करते थे। और जो शिया थे वो आयतुल्लाहों पर अधिक जोर देते थे। आयतुल्लाहों का मीनिंग होता था गॉड ऑफ अर्थ। अब हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में।
हिस्टोरियंस जब भी किसी भी पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो हावर्स या डे या ईयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो लोग कैलेंडर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर कैलेंडर का मतलब ये होता है एक लॉन्ग पीरियड। लेकिन क्वेश्चन ओरिजिन ये होता है इस लॉन्ग पीरियड में हिस्टोरियन क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इस लॉन्ग पीरियड के बीच में हिस्टोरियंस सोशल स्ट्रक्चर, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड पीपल का जो बिलीफ एंड फेथ होता है उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग क्लास 6 में पढ़ लिए थे हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में, तो एंशियंट पीरियड से हंटिंग गैदरिंग से हम लोग को मिडिएवल पीरियड में एग्रीकल्चर सिस्टम का कैसे डेवलप्ड हुआ है ये सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हिस्टोरियन शॉर्ट टाइम लॉन्ग पीरियड को चूज करते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस को ये टाइम को डिवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ये टाइम डिवाइड में क्यों हिस्टोरियन को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक का कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन और पीपल का जो बिलीव या फेथ ये हर टाइम क्या होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। पीपल का आइडियाज़ चेंज होता है। तो इसीलिए हिस्टोरियंस को हर टाइम को डिवाइड करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऐसे ही एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को टोटल 3 पीरियड में डिवाइड किए थे, 1 हिंदू, 2 मुस्लिम एंड 3 ब्रिटिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।